Hello friends, welcome back to the channel. So today we'll see the another PhD notification, that is PhD admission program prospectus. Okay, so let's see. This is from the Maharshi Dayanand University रोहतक, यानी हरियाणा में लोकेटेड है ये यूनिवर्सिटी। और इसका देखो नैक क्रेडिटेड A+ ग्रेड यहाँ पर है, और NIRF रैंकिंग क्या है 2023 में इसका 96 है। ठीक है, वेबसाइट है mdu.ac.in। ओके, सो हम इस प्रोस्पेक्टस को देखेंगे कि क्या डिटेल्स है जियोग्राफी। वी आर ओनली कंसर्न्ड अबाउट द जियोग्राफी सब्जेक्ट, सो we will see that ki how many vacancies are there, what are the application fees, and if any other things that is important is given, definitely we should discuss on that matter. So यहाँ पर दे बोला गया है, देखो कि डेट्स फॉर एडमिशन टू PhD प्रोग्राम। अच्छा चलो देखते हैं, हम जाके देख लेते हैं एक बार यहाँ पर। ठीक है, मैसेज कोई बात नहीं। यहाँ पर देखो ऑनरेबल चांसलर ने ये बताया है। अच्छा, फैकल्टी की डिटेल्स यहाँ पर दिया गया है। तो हमारे जियोग्राफी में देखो एक पर्सन है, दिखाता हूँ मैं यहाँ पर। मैंने सर्च किया तो मिला था जियोग्राफी ऑफ सोशल साइंस के अंदर यहाँ पर है फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस। तो देखो नंबर वगैरह सारी चीज़ें दिया है, मतलब काफ़ी अच्छी है। आप मेल वगैरह कर सकते हो, फ़ोन करके पूछ सकते हो कुछ, बट ये नहीं पता कि रिप्लाई करेगी कि नहीं, कॉल उठाएगी कि नहीं, वो तो नहीं पता, बट दिया हुआ है, ये एक अच्छी बात है। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आए तो ज़रूर इसके कॉल करना। ये आई थिंक ये डिपार्टमेंट का हेड है। ठीक है, ओके, तो प्रोफेसर महताब सिंह। ओके, तो हम बाकी चीज़ें देखते हैं की डेट्स फॉर एडमिशन। अच्छा, तो देखो ओपनिंग डेट मतलब एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है कब, 28 दिसंबर को 2023 वाला ईयर में। आज हैप्पी न्यू ईयर है, तो उसके बधाई हो आपको क्या बोलते हैं, गुड विशेस। ओके, नाउ लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन क्या है ना, 13 जनवरी 2024। ठीक है, मतलब और लगभग 12 डेज आपके हाथ में है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब देखो स्पेशल प्रोविजन फॉर मेकिंग ऑनलाइन करेक्शन, तो 15 टू लेकर 16। ठीक है, ऐसे फॉर्म फिलअप करोगे, करेक्शन वगैरह पर झंझट ना रहे। डिस्प्ले ऑफ टेंटेटिव मेरिट लिस्ट फॉर इंटरव्यू, तो आपका जो मेरिट लिस्ट दिखाएगा वो 19 को मिलेगा आपको। ठीक है, वो भी बता दिया गया, बहुत अच्छी बात है। तो 13 को जो है फॉर्म फिलअप की लास्ट डेट है, 19 को आपको मेरिट लिस्ट मिल जाएगा, यानी आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा कि नहीं वो। ठीक है, तो इंटरव्यू के थ्रू एडमिशन आपका हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जियोग्राफी डिपार्टमेंट का इंटरव्यू कब होगा वो भी बता दिया गया है। तो ये हो गया डेट 23 को। ठीक है, 23 को, यानी 19 को आपको मेरिट लिस्ट मिल जाएगा और 23 को इंटरव्यू के लिए जाना होगा अगर आप सिलेक्ट हो गए तो। बहुत ही अच्छी बात है। देन फाइनल मेरिट लिस्ट कब निकलेगा, देखो 27 को। ठीक है, 27 जनवरी को निकलेगा। अच्छा, बाकी चीज़ें हम देख लेते हैं। तो उसके बाद आपका काउंसलिंग होगा। दो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट द फी थ्रू ऑनलाइन मोड बाय मीन्स ऑफ ओनली डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग। अच्छा, तो क्या है कि फीस देना पड़ेगा आपको PhD के लिए, काउंसलिंग में आप सिलेक्ट हो गए तो। ठीक है, ये सब तो देना पड़ेगा। अब बाकी चीज़ें हम देखते हैं, ये सारे तो कुछ देखने के लिए है नहीं। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स सब सारे दे देना। नो योर यूनिवर्सिटी अभी तो मेरा है नहीं, चलिए हम बाद में देख लेंगे, ये सब एडमिशन मिलेगा तब देख लेना। या फिर अभी भी देख सकता अगर जा रहे हो या इंटरव्यू में अगर कोई सवाल पूछ लिया तो, कि इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल। ठीक है, देखो एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन तो वो तो सब आपको पता होगा, एलिजिबिलिटी देख लेना आप। प्रोसीड्यूर फॉर एडमिशन यहाँ पर देखने के कुछ है नहीं। ठीक, अब देखो क्या बोल रहा है कि क्राइटेरिया फॉर शॉर्ट लिस्टिंग रिसर्च फेलोशिप और स्कॉलरशिप होल्डर्स एंड नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स फॉर इंटरव्यू। अच्छा, तो यहाँ पर देखो बहुत सारे एडमिशन ऑफ रिसर्च फेलोशिप स्कॉलरशिप होल्डर्स एंड नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स। देन दिस PhD seats will be first offered to the candidates in the following order of preference as per merit criteria mentioned below based on their performance in the interview। ठीक है, तो UGC नेट रहा जाए आपका है तो फ़ायदा मिलेगा। फॉर ए सिंगल सीट तो बहुत सारे कैटेगरी है, जो भी है छोड़ो। 10 मार्क्स फॉर अंडर ग्रेजुएट एग्जामिनेशन एज पर द क्राइटेरिया मेंशन बिलो 50
फॉर ईच परसेंट मल्टीप्लाइड बाई दी, अच्छा ऐसे कुछ आपको कैलकुलेट करेगा। ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन मार्क्स यहाँ पर आपको मैटर कर रहा है, देखो ठीक दी एडमिशन ऑफ द कैंडिडेट्स अगेंस्ट जीआरएफ और नेट गेट विल बी कंसिडर्ड इन द कैटेगरी इन विच दे आर इशूड सर्टिफिकेट बाय यूजीसी और अदर इक्विवेलेंट एजेंसीज और इंडिया। देखो ये भाई मेरा फ्रेंड एक बता रहा था एक दिन, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो द एडमिशन ऑफ द कैंडिडेट्स अगेंस्ट जीआरएफ नेट कैटेगरी विल बी कंसिडर्ड इन द कैटेगरी इन विच दे आर इशूड सर्टिफिकेट। मतलब ये हुआ ना कि मेरा जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो आई थिंक ओबीसी में, मतलब मैंने जब फॉर्म फिलअप किया था तब मैंने ओबीसी के अंदर फॉर्म फिलअप किया था, यानी अभी मेरे को रिसर्च में पीएचडी में एडमिशन उसी कैटेगरी में मिलेगा। ऐसा ही कुछ बोलना चाह रहा है ना, आपको क्या लगता है बताओ एक बार। मेरे को तो वही लग रहा है यार। ठीक है, तो एक बार सर्टिफिकेट में चेक कर रहा हूँ मेरा क्या लिखा है ऊपर, देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर सर्टिफिकेट में तो कुछ लिखा नहीं है भाई, बट जो ये है ना, ये जो मार्कशीट है, मतलब यहाँ पर मार्क्स दिखाया गया था वहाँ पर तो चीज़ें हैं सारी कुछ। तो आई थिंक वही बोलना चाह रहे हैं ना। तो अगर आपको किसी को पता है ये, मतलब एडमिशन लिए हो आप और आपको पता है, क्योंकि मेरे को एग्जैक्ट पता नहीं, बट इन्फॉर्मेशन पढ़ के तो वही लगा कि द एडमिशन ऑफ द कैंडिडेट्स अगेंस्ट जीआरएफ नेट गेट जीपैट विल बी कंसिडर्ड इन द कैटेगरी इन विच दे आर इश्यूड सर्टिफिकेट बाय यूजीसी और अदर इक्विवेलेंट एजेंसीज और इन देयर ओन कैटेगरी। अच्छा ये बता फिर और देयर ओन कैटेगरी मतलब इसका मतलब क्या है भाई, इसको थोड़ा जानना पड़ेगा, समझ में नहीं आ रहा है इतना, मतलब बता नहीं सकते। देख लेना आप, देख लो किसी को पूछ के। अब देखो द इंटरव्यू शैल बी ऑफ 30 मार्क्स, 10 मार्क्स फॉर डोमेन नॉलेज, 5 मार्क्स फॉर रिसर्च प्रपोजल। देखो तो आपको रिसर्च प्रपोजल साथ में ले जाना है और रिसर्च प्रपोजल में आपका 5 मार्क्स रहेगा। तो रिसर्च प्रपोजल जस्ट मार्क्स के लिए है ना, रिसर्च प्रपोजल हम इतना मतलब सोच रहा है रिसर्च प्रपोजल के लिए, बट वो आपका जस्ट 5 मार्क्स। मतलब हो सकता है कि मैंने सुना है कि फ्रेंड्स बोल रहा था कि ऐसा भी हो सकता है कि आपका रिसर्च प्रपोजल ठीक है, बट जो गाइड आपको सिलेक्ट करेगा हो सकता है कि वो कुछ और सजेस्ट करे आपको, तो फिर आपको उसमें काम करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं ठीक। अब देखो 10 मार्क्स फॉर रिसर्च एप्टीट्यूड। अच्छा तो रिसर्च एप्टीट्यूड के लिए आपका 10 मार्क्स रहेगा और 5 मार्क्स फॉर रिसर्च अकम्प्लिशमेंट। ये तो नहीं समझ आया भाई, ये क्या बोलना चाहते हैं। 5 मार्क्स फॉर रिसर्च अकम्प्लिशमेंट। अच्छा ये सर्च करना पड़ेगा, मैं नोट करता हूँ ये सारी चीज़ें, रुको। तो गाइस इसको ध्यान से नोट कीजिए, आप कहीं भी एडमिशन के लिए जा रहा हो और डायरेक्ट इंटरव्यू में अपेयर हो रहा हो तो आपको मदद करेगा। तो इंटरव्यू में जो मार्क्स रहेगा, मान लो यहाँ पर 30 मार्क्स है, तो देखो किन किन मतलब कौन से एरिया आपका जांच किया जाएगा उस इंटरव्यू में। तो आपको डोमेन नॉलेज चेक किया जाएगा जो कि 10 मार्क्स का है यहाँ पर, और 5 मार्क्स का पर रिसर्च प्रपोजल के ऊपर 5 मार्क्स है, और एनेक्सर बी में भी कुछ दिया होगा तो रिसर्च प्रपोजल के बारे में भी हम जान पाएंगे। और 10 मार्क्स रिसर्च एप्टीट्यूड के ऊपर होगा, यानी आप जो फर्स्ट पेपर में पढ़े हो यूजीसी नेट के दौरान वो वाला, और 5 मार्क्स फॉर रिसर्च अकम्प्लिशमेंट। तो ये रिसर्च अकम्प्लिशमेंट वाला सेक्शन क्या है ये मेरे को चेक करना है अलग से, अभी नहीं पता। तो ठीक है, मैंने अलग से नोट कर लिया, आप भी नोट कर लीजिए। तो आपको इन सारे 4 पार्ट्स को प्रिपेयर करके जाना है। अब देखो किसी भी इंटरव्यू में शायद ये सारे इतना डिटेल्स मेंशन नहीं होगा, तब भी आप इसके बेस पर आपका प्रिपरेशन वहाँ पर भी लेकर जा सकते हो, तो काफ़ी मदद होगा। ओनली द कैंडिडेट हु सिक्योर सम मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स इन द इंटरव्यू इज एलिजिबल फॉर पीएचडी एडमिशन इन द ऑर्डर ऑफ मेरिट। ओके, तो आपको मिनिमम 50% मार्क्स लाना है ये इंटरव्यू में, ठीक। अब पता नहीं ये मार्क्स को मतलब ये डिवीजन वो कैसे मेंटेन करेंगे। आई थिंक इंटरव्यू में तो ऐसा क्यों इतने कि फिक्स्ड मैंने बना दिया क्वेश्चन पेपर, ऐसा तो नहीं होते, बट बाय द वे उसका मैटर है, आप इस तरीके से प्रिपेयर करके जाना। देखो फॉर एडमिशन अगेंस्ट वैकेंट पीएचडी सीट्स इफ एनी, तो ये सारे हम अभी नहीं देख रहे हैं, सॉरी। एंड देन एडमिशन कमिटी पीएचडी थ्रू पार्ट टाइम मोड नहीं देख रहा है अभी। देन फॉर सप्लीमेंट्री सीट्स नहीं देख रहा अभी। फॉर एन आउटस्टैंडिंग प्रोफेशनल अभी नहीं देख रहा हूँ, ठीक है। चलो यहाँ पर देखो, यहाँ पर सारे वैकेंसी दिया गया है, तो हमारा जियोग्राफी में वैकेंसी देख लेते हैं कितना वैकेंट सीट्स है जियोग्राफी में, देख लो यहाँ पर। तो जियोग्राफी में टोटल सीट फॉर पीएचडी है 17। ये AIO क्या है भाई, AIO AIC, अच्छा नहीं पता मीनिंग, तो देख लो टोटल 17 सीट्स है। आपका कैटेगरी क्या है तो डेफिनेटली आपको पता होगा, आप AIO कैटेगरी में होंगे तो आपको जरूर पता होगा।
बट सच मेरे को कोई जानकारी नहीं है। अब HOGC क्या है नहीं पता। ASC में 2 है और DSC में 2 है, BCA 2 है, BCB। अच्छा आई थिंक BCA मतलब बैकवर्ड क्लास A बैकवर्ड क्लास B। आई थिंक मेरा तो वो BC लाइक B है। ओके देन देखो फिर से HOGC EWCS 1 तो क्या 17 टोटल हुआ, 7 8 10 हाँ 12 14 16 17 तो टोटल 16 सीट्स है। अब BCA में 2 ही सीट्स है, मतलब काफ़ी कैटेगरी वाइज ये उसको डिवीज़न किया गया है। तो आपका कैटेगरी देख के फॉर्म फिल कीजिएगा, क्योंकि एप्लीकेशन फ़ी बहुत ही हाई है। और अगर आप हरियाणा के नहीं हैं तब तो और भी दिक्कत होगा आपको, यहाँ से जाना, इंटरव्यू देना, फिर वापस आना, मतलब बहुत पैसा लगेगा। तो सारी चीज़ें हिसाब करके जाना, ठीक है। अच्छा हमने सीट्स देख लिए, टोटल 17 सीट्स है जियोग्राफी में, ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्या और पूछा है तो देख लेते हैं एक बार। हाउ टू अप्लाई फॉर एडमिशन टू PhD, आपको पता होगा, ठीक है। और देख लेते हैं इंस्ट्रक्शन गाइडलाइंस फॉर फिलिंग ऑनलाइन फॉर्म, ये क्या है आपको पता होगा, ठीक है। और देख लेना जब जहाँ अटक जाओगे वहाँ यूट्यूब में देख लेना, ठीक है। अनलेस द मैंडेटरी फील्ड्स आर फिल्ड, हाँ ये तो ठीक है। और यहाँ पर देखो हेल्प डेस्क भी अवेलेबल है, तो आपका कोई भी इशू होगा तो वहाँ पर पूछ लेना, तो आप एक्यूरेटली फॉर्म को फिल कर पाएंगे। और क्या है ये मोबाइल नंबर है, मेल सारे कुछ तो पहले से कर लेना, वरना बाद में जाकर क्या है कि रिप्लाई कब देगा ना देगा तो दिक्कत हो जाएगा फिर। तो पहले से थोड़ा एक बार करके रखना, पेमेंट हो सकता है कि आप बाद में कर लेना, ऐसे करके तो मैनेज कर लेना, ठीक है। देखो यहाँ पर कैटेगरी वाइज मतलब रिजर्वेशन की यहाँ पर बात किया जा रहा है, तो वो तो ठीक है। अभी इसके लिए हम इसको क्या देखें, गाइडलाइंस फॉर रिजर्वेशन ये नहीं देखेंगे हम, ज़रूरत नहीं है। क्राइटेरिया फॉर इनकम एसेट नहीं देखेंगे। अब देखो फी स्ट्रक्चर, तो यहाँ पर 10,000, यहाँ पर 34,000, मतलब बहुत पैसा लगेगा भाई। 78,000, अच्छा पार्ट टाइम के लिए होगा शायद। बाय द वे इसको तो मैनेज करना पड़ेगा, आप पहले सिलेक्ट हो जाओ, फिर कहीं ना कहीं मैनेज हो जाएंगे। और आपके पास अगर JRF है तब तो फेलोशिप मिलेगा, तो इजीली आप मैनेज कर पाओगे। इसमें कुछ कर नहीं सकते हम, क्योंकि एप्लीकेशन फ़ीस ही बहुत है। चलिए बट सिलेक्ट हो जाए तो ये दे पाओगे, है ना। JRF अगर है आपके पास तो कोई इश्यू नहीं होगा, ठीक है। तो इसको अभी के लिए हम फिलहाल उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब देखो स्टेट यूनिवर्सिटी है तो डेफिनेटली ज़्यादा तो नहीं होगा, स्टैंडर्ड ही होगा कुछ, है ना, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। अब देखो स्टूडेंट्स कॉन्डक्ट एंड डिसिप्लिन रूल्स, ये सारी यूनिवर्सिटी में जाके देख लेना। अब देखो यहाँ पर डिसिप्लिनरी एक्शन, नेचर ऑफ पेनल्टीज़, ये आपको पता होगा, आप ग्रेजुएशन मास्टर्स किए हो। रैगिंग वगैरह ये सब पता होगा आपको। हम नेक्स्ट देखते क्या ये टीचिंग फैकल्टी, अच्छा ये तो हमने देख लिया टीचिंग फैकल्टी। हमारा जियोग्राफी डिपार्टमेंट कौन है देख सकते हो, तो कुछ जियोग्राफी डिपार्टमेंट आ गए तो दिखा देंगे, देख लेंगे कहाँ है जियोग्राफी। जियोग्राफी भाई जियोग्राफी कहाँ है, जियोग्राफी, चलो अच्छा ये सोशल जियोग्राफी ये वाला आ गया, देखो ये रेनू आर्या, देन आपका प्रदीप कुमार, प्रमोद कुमार, मेहताब सिंह, ठीक है। देन आपका सचिंदर सिंह, बिनू संगवान। तो देखो मेरा अर्बन जियोग्राफी में इंटरेस्ट था तो देख लेते हैं कि इसका स्पेशल एरिया दिया गया है। आई थिंक ये एग्रीकल्चर जियोग्राफी रीजनल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग, हाँ इसमें हो सकते तो बिनू संगवान। देन क्लाइमेटोलॉजी, जनरल एंड इन्फॉर्मेटिव, पॉलिटिकल जियोग्राफी, इकोनॉमिक जियोग्राफी, एनवायरनमेंट एंड रिसोर्स प्लानिंग विथ RSNGS। तो देखो आपका अगर रिसर्च प्रोपोजल इस फील्ड में है तो अभी जाना। हाँ पॉपुलेशन अर्बन स्टडीज जैसे तो आपको सारे मतलब मिल जाएगा मिलजुल के। देखो यहाँ पर अर्बन स्टडीज़ के बारे में भी है। अब तो ये सारे फैकल्टीज है, टोटल 7 फैकल्टीज यहाँ पर है, ये सारे उनका फील्ड है, ठीक है। और क्या है, हाँ देख लिया हमने फैकल्टीज़ के नाम थोड़ा बहुत। अब चलते हैं इसको टीचिंग फैकल्टी, अच्छा एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन, ये तो क्या गुरुग्राम, अच्छा CPAS मतलब क्या एफिलिएटेड हो कुछ, क्या पता नहीं है, चलो उसको छोड़ते हैं हम। यहाँ पर देखो अपेंडिक्स हमने भी देखा था कि रिसर्च प्रपोजल के पास एक कुछ अपेंडिक्स कुछ लिखा था, तो हम देखेंगे। यहाँ पर देखो क्या लिखा है कि बोनाफाइड रेसिडेंट्स ऑफ हरियाणा, अच्छा ये क्या है नहीं पता, बट क्या है ये, मुझे कॉपी ऑफ लेटर हरियाणा चंडीगढ़ और
क्या है ये? सर आई एम डायरेक्ट टू इनवाइट योर अटेंशन टू लेटर्स ऑन दी सब्जेक्ट नोटेड। पता नहीं है, इसको अभी छोड़ते, चलो दिमाग ख़राब हो रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है, जो भी है देख लेना आप, इसको भी छोड़ते हैं। मेन चीज़ पर हम जाते हैं, देखते हैं क्या है, कहाँ गए ये। अपेंडिक्स ए ही चल रहा है क्या? अपेंडिक्स 1 ये सब हटाओ, पॉज करते हैं, रुको। अच्छा यहाँ पे देखो फेक यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट भी दिया गया है, तो एक बार देख लेना आप। दिल्ली मैंने अटैच कर दिया कि दिल्ली में कितना है, कर्नाटक में, देन केरला में एक है, महाराष्ट्र में, वेस्ट बंगाल में, हाँ वेस्ट बंगाल में 2 है देखो। अब उत्तर प्रदेश में है पंडिचेरी, आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो ये बात है। बिफोर फाइनलाइजिंग द एडमिशन द अपडेटेड लिस्ट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड एग्जामिनेशंस ऑफ हरियाणा स्कूल एजुकेशन बोर्ड भिवानी अदर बोर्ड यूनिवर्सिटी ऑल्सो रिक्वायर्ड टू कंसल्टेड। अच्छा हमारा रिसर्च प्रपोजल वाला अपेंडिक्स कहाँ गए, वो हम ढूंढ रहा है, तो देखते हैं। ठीक है, पॉज करते हैं। अच्छा यहाँ पर देखो आपका बताया गया कि एप्लीकेशन चार्जेस क्या है। तो प्रोसेसिंग चार्जेस फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन 1000 फॉर जनरल कैटेगरी एंड SC BC डिफरेंट लेवल कैंडिडेट्स ऑफ हरियाणा ओनली। ठीक है, ऑफ हरियाणा लिखा है, मतलब अगर आप अदर स्टेट से हो तो आप आई थिंक जनरल एज ए जनरल कंसिडर किया जाओगे क्या, बट ऐसा एजुकेशन में होते क्या। बट यहाँ पर लिखा है ऑफ हरियाणा, मतलब जो हरियाणा से बिलोंग करेगा उसका ही क्या होगा, और जो जनरल कैटेगरी होगा तो 250 होगा, बाकी को 1000 पे करना पड़ेगा। अच्छा द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू फर्स्ट। अरे रिसर्च प्रपोजल वाला अपेंडिक्स तो मिला नहीं भाई, कहाँ क्या लिखा था, एक बार देख लेना, रुको। हाँ ये यहाँ पर देखो रिसर्च प्रपोजल का फॉर्मेट दिया गया है, तो आपको ये ऐसे ही फॉलो करना है। तो देखो टाइटल पेज मतलब कैसे लिखना है रिसर्च प्रपोजल, ठीक है। टाइटल पेज 1 पेज होगा, तो वहाँ पर पहले नाम रहेगा आपका, देन नेम ऑफ द डिपार्टमेंट, सेंटर, इंस्टीट्यूट और एफिलिएटेड कॉलेज, नेम ऑफ द फैकल्टी, नेम ऑफ द सुपरवाइजर एंड विथ हिज और हर डेजिग्नेशन एंड एफिलिएशन, नेम ऑफ द को सुपरवाइजर एंड विथ हिज। ये तो मेरे को नहीं समझ में आ रहा है भाई, क्या बोल रहा है ये। प्रोपोज टाइटल ऑफ द थीसिस, अच्छा प्रोपोज टाइटल ऑफ द थीसिस। नाउ इंट्रोडक्शन, उसके बाद होगा 1 पेज द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द रिसर्च इन अबाउट 300 वर्ड्स। तो वर्ड लिमिट भी दिया गया, देखो पहले लिखना है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आपके इंट्रोडक्शन पेज में, देन रिव्यू ऑफ द प्रीवियस वर्क नेशनल एंड इंटरनेशनल बोथ, ठीक है। तो 3 to 4 पेज के अंदर लिखना है। अब देखो आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च गैप एंड प्रॉब्लम, तो इसके 1 पेज के अंदर लिखना है। अब एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट ऑन एकेडमिक्स और इंडस्ट्री, 1 पेज मतलब रिसर्च का क्या इम्पैक्ट रहेगा। देन मेथोडोलॉजी ऑफ द रिसर्च वर्क 1 to 2 पेजेस के अंदर लिखना है। देन मेजर इनपुट्स मतलब क्या क्या रिक्वायर्ड होगा रिसर्च करने के लिए, एंड लिस्ट ऑफ अप टू डेट रेफरेंसेज इन APA स्टाइल, और रेफरेंसेज भी देना पड़ेगा आपको APA स्टाइल में। देन आपका नेम एंड सिग्नेचर रहेगा लास्ट में, और सुपरवाइजर एंड को सुपरवाइजर इफ़ एनी। अच्छा तो ये सुपरवाइजर को सुपरवाइजर ये तो आपको पता नहीं है, क्योंकि आप स्टूडेंट होकर जा रहे हो, वो पर कौन सिलेक्ट करेगा नहीं पता आपको, तो ये सारे को टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। बट ये देखो इंट्रोडक्शन लिखना है, इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। अच्छा तो ये तो भाई अलग बता दिया, मैंने तो कुछ और नोट किया था, वो वीडियो में बताया मैंने, जो किसी आई थिंक NTA में पब्लिश किया गया था। तो ये डिफरेंट यूनिवर्सिटी को होता है, मतलब वैरी करता है, मैंने सुना था ऐसा। तो इसमें आश्चर्यजनक की बात कुछ है नहीं, बट रिसर्च प्रपोजल राइटिंग भी एक कला है जो आपको सीखना है, तो वही आप सीखते जाओगे करते जाओगे। तो अब देखो इंट्रोडक्शन आपको लिखना है, तो इंट्रोडक्शन में क्या रहेगा, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स रहेगा, ठीक है। हाँ तो ये 300 वर्ड के अंदर ही लिखना है। अब देखो देन रिव्यू ऑफ द प्रीवियस वर्क एंड लिटरेचर रिव्यू रहेगा, तो क्रिटिकल रिव्यू ऑफ द रिलेटेड वर्क इशू वाइज नॉट ए क्रोनोलॉजिकल एब्स्ट्रैक्शन। अच्छा तो रिलेटेड वर्क इशू वाइज नॉट ए क्रोनोलॉजिकल एब्स्ट्रैक्शन। भाई मैंने एक बार शेयर किया था कि देखो क्रोनोलॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट मतलब क्रोनोलॉजिकली दिया गया है तो काफ़ी अच्छा है, बट यहाँ पर बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं चलेगा। शुड ऑर्गेनाइज द लिटरेचर रिव्यूड इन ए मैट्रिक्स फॉर्म फॉर एग्जाम्पल, तो ये तो नहीं समझ में आया, विथ इशूज एज कॉलम्स एंड रेफरेंसेज एज रोज, और अदरवाइज शुड हाईलाइट द अपडेट्स एट एवरी प्रोग्रेस रिव्यू। तो ये आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, देखते हैं हम बाद में। एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च गैप, फिर आपको आइडेंटिफाई करना है, शुड बी लिंक्ड विद द लिटरेचर रिव्यू विद एम्फेसिस ऑन इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रपोज्ड वर्क। अच्छा तो रिसर्च गैप जो होगा वो आपका लिटरेचर रिव्यू के साथ लिंक्ड होना चाहिए, ठीक है।
मतलब आपने रिव्यू कुछ और किया और गैप कुछ और आइडेंटिफाई किया तो ऐसे नहीं चलेगा। अभी आपको समझ में आ रहा है। अब एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट ऑन एकेडमिक्स ये भी आपको लिखना पड़ेगा। देन मेथोडोलॉजी क्या होगा लिखना पड़ेगा। मेजर इनपुट्स क्या चाहिए होगा लिखना पड़ेगा। लिस्ट ऑफ अप टू डेट रेफरेंसेस ही रहेगा। अच्छा, तो क्या याद तो नहीं रहेगा तो आप लिख ले सकते हो, ये मतलब लिख लो कहीं पे। ओके, अगर आप सोच रहे हो कि इसी यूनिवर्सिटी में आप कंफर्म हो कि अप्लाई करेंगे तो ज़रूर आप लिख सकते हो, या फिर आप नोटिफिकेशन में तो आपको मिल ही जाएगा। तो हमने लगभग इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लिया। हमने डेट्स के बारे में देख लिया, कब लास्ट डेट था वगैरह। आई थिंक 14 था ना, क्या मेरे को तो याद नहीं आ रहा है। ये लास्ट पेज में ही था ये देखो। हाँ 13 को था, 13 जनवरी इज़ द लास्ट डेट। और हमने फ़ीस देखा कि 1000 रुपीज़ है एप्लीकेशन फ़ीस। और क्या है, हाँ सीट्स के बारे में हमने देख लिया कि 17 आई थिंक सीट्स था, तो बहुत सारे कैटेगरीज है, तो कैटेगरी देख के अप्लाई करना है। और ऐसे वो भी एक मतलब क्या बोलते हैं उसको, मतलब गलत डिसीजन हो जाएगा फिर तो। मतलब सीट से क्या फ़ायदा ना, एक सीट तो है, तो ऐसे भी आप सोच सकते हो। बट वही बात है, आप देख लेना वो सारी चीज़ें। और क्या देखा हमने, रिसर्च प्रपोजल का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए वो हमने देखा यहाँ पर। तो यही सारी चीज़ आई होप सारे इन्फॉर्मेशन हमने देख लिया इस नोटिफिकेशन से। तो अब बारी है इस वीडियो को यूट्यूब पर अपलोड करना। तो ज़रूर आपको ये वीडियो से कुछ मतलब ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको हेल्पफुल हुआ और तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।